स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज है एलपीजी प्राइजेज के बारे में। वेस्ट एशिया के वहाँ पे कंट्रीज का कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट होने की वजह से शिप वेसल्स का जो मूवमेंट है उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे कंट्री का जो लार्जर वे के अंदर में ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है उन्हीं वेस्ट एशियन कंट्रीज के वहाँ से आया करता है। तो आप देखिए कि सप्लाई के अंदर में भी जो डिस्टरबेंस है वो हुआ है। स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोडक्ट का जो सप्लाई है और डिमांड है उसके रिगार्डिंग में एक इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप देखिए कि जो सप्लाई है वो लार्जर नंबर के अंदर में है और मार्केट के अंदर में उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो काफ़ी कम है, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिक्लाइन करेगा। सेकेंड, आप देखिए कि किसी प्रोडक्ट का जो सप्लाई है उसमें डिस्टरबेंस हुआ है, मार्केट के अंदर में काफ़ी कम वे के अंदर में वो सप्लाई होता है प्रोडक्ट और डिमांड जो है वो लार्जर नंबर के अंदर में है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। अगर हम एलपीजी के कंजप्शन के बारे में रीड करें तो हमारा जो कंट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर के रूप से एग्जिस्ट करता है। लार्जली वे के अंदर में हम वेस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर में डिपेंड करते हैं, वहाँ से आने वाला जो सप्लाई है उसके ऊपर में। तो सेकंड, आप देखिए कि स्टूडेंट्स, डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से एलपीजी का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो प्राइजेज हैं उसको इंक्रीज किया गया है। कॉमर्शियल एलपीजी का जो सिलेंडर है उसका प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। जो स्मॉल सिलेंडर्स हुआ करते हैं 5 kg के, जिसको कि माइग्रेंट पर्सन जो लार्जर वे के अंदर में यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास में लोकल जो रेजिडेंशियल आईडी है वो ना होने की वजह से कनेक्शन मिलना उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता है। तो 5 kg के जो सिलेंडर हैं वो यूज करते हैं, उसका भी यहाँ पे जो प्राइस है उसको इंक्रीज किया गया। क्या स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जो एविएशन के सेक्टर के अंदर में यूज होने वाला फ्यूल है, उसका भी प्राइस यहाँ पे इंक्रीज किया गया है क्या? तो स्टूडेंट, डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर में जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो यूज हुआ करता है उसका प्राइस तो इंक्रीज नहीं हुआ है, बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर में जो यूज होता है उसके प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज है वो किया गया है। यूपीएससी के आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है, किसी का डिक्रीज किया है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में नहीं पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। आपको स्टूडेंट्स एलपीजी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानकारी होना चाहिए। इसके जो मेजरली वे में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। तो आप देखिए कि 50 से लेकर 60% तक एलपीजी का जो जो कंपोनेंट्स है उसमें प्रोपेन का एग्जिस्टेंस हुआ करता है। प्रोपेन जो है 50 से 60% के आसपास कंट्रीब्यूट है वो करता है। सेकंड जो कंपोनेंट है वो ब्यूटेन है। सेकंड जो कंपोनेंट है वो ब्यूटेन है यहाँ पे, तो 30 से 40% के आसपास कंट्रीब्यूट है वो किया करता है। तो इनके मिक्सअप से जो एलपीजी है वो बना करता है। अगर हम एलपीजी को कंपेयर करें यहाँ पे एलएनजी के साथ में, जो लिक्विड नेचुरल गैस हुआ करता है उसके साथ में, तो आप देखिए कि एलएनजी के अंदर में तो मीथेन का प्रेजेंस होता है, उसको कूल किया जाता है -160 डिग्री जो सेंटीग्रेड है उसके आसपास उसको कूल किया जाता है। अगर हम पावर के पर्सपेक्टिव से भी कंपेयर करें तो एलएनजी जो गैस है, जो नेचुरल गैस है, वो आप देखिए कि मोर यहाँ पे जो एनर्जी है उसको प्रोवाइड करता है। वन अगर हम किलोग्राम या इनका जो भी यहाँ पे जो यूनिट हुआ करता है उसके कंपेरिजन के अंदर में जो नेचुरल गैस है वो मोर जो पावर है उसको प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू द एलपीजी के कंपैरिजन के अंदर में। एक सीएनजी भी आपने रीड किया होगा, जो कि आप देखिए कि हाई प्रेशर के ऊपर में उसको कंप्रेस किया जाता है, जो कि व्हीकल्स के अंदर में लार्जर वे के अंदर में यूज है वो हुआ करता है। तो ये एलपीजी है, एलएनजी है और सीएनजी है, उसके बारे में है। हमारे कंट्री का क्या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन या एक्सप्लोरेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है? तो केजी बेसिन का एक एरिया है जहाँ पे पोटेंशियल को बताया गया है कि केजी बेसिन के अंदर में हम गैस का जो प्रोडक्शन है उसको लार्जर वे में कर सकते हैं। आने वाले समय के अंदर में और भी वहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने का बात है वो कहा गया है। काफ़ी बार जो आर्टिकल्स हम आया करते हैं उसके रिगार्डिंग में। लार्जली वे के अंदर में हम वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर में डिपेंड करते हैं। हमारा 60% के आसपास जो सप्लाई है वो उन्हीं पर्शियन गल्फ के कंट्रीज से आता है, जिसमें कतर भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, सऊदी अरेबिया भी है, कुवैत नाम का जो कंट्री है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे एलपीजी का सप्लाई के रिगार्डिंग में। यहाँ पे एविएशन सेक्टर के बारे में भी हमने रीड किया। अब आपको यहाँ पे इसके इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इम्पैक्ट बेसिकली क्या होगा? कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटी, जैसे कि आप देखिए कि कोई टी स्टोर है,
कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट है उसके अंदर में इसको यूज करते हैं। काफ़ी बार ब्लैक मार्केटिंग भी हुआ करता है, ब्लैक वे में भी यूज करते हैं कि डोमेस्टिक का जो सप्लाई है उसका यूज आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब कॉमर्शियल एलपीजी का सिलेंडर का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि जो रेस्टोरेंट्स के जो प्राइस हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज होंगे। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में कॉमर्शियल एलपीजी के जो प्राइजेज हैं उसको डिक्रीज कर दिया जाए, बट रेस्टोरेंट के अगर यहाँ पे फूड आइटम्स के जो प्राइजेज इंक्रीज हुए हैं तो उनका डिक्लाइन होना वो पॉसिबल नहीं है। एक मार्केट के अंदर में आप देखिए कि आपने ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा कि एक बार जो प्राइस इंक्रीज होता है वो फिर से डिक्लाइन है वो नहीं होता है। तो जो फूड आइटम्स हैं, जो कॉमर्स, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर में आपको ज़्यादा पे है वो करना होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एविएशन सेक्टर के बारे में रीड किए हैं तो आपको एविएशन का जो यूएन का एजेंसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन भी है एक, बेसिकली यहाँ पे जो सिविल एविएशन को बेसिकली रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यूएन का स्पेशल एजेंसी है सिविल एविएशन के रिगार्डिंग में। सेकेंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स इसको शिकागो कन्वेंशन या चिकागो कन्वेंशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया था, चिकागो कन्वेंशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मॉन्ट्रियल नाम की जो जगह है जो कि कनाडा के अंदर में है। तो मॉन्ट्रियल के वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो एग्जिस्ट करता है ICAO का। ने हमारे यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट कौन सा बॉडी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो कि पहले आप देखिए कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी पावर है जो 2020 के समय में ग्रांट किया गया था DGCA को। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स यहाँ पे GST के बारे में है। आप देखिए कि एवरी ईयर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अप्रैल मंथ के समय जो GST का जो कलेक्शन है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि मार्च के मंथ के समय में जो GST का जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में ऑफिशियल्स हैं वो अपने वर्क को काफ़ी बेटर वे के अंदर में कैरी आउट करते हैं। फाइनेंशियल जो आप देखिए कि ईयर है उसकी डिमांड्स को भी वहाँ पे फुलफिल करना होता है। तो इस तरीके से आपको GST रिवेन्यू का जो कलेक्शन है वो अप्रैल मंथ के समय हर एक साल में आप देखिए कि इंक्रीज है वो हुआ करता है। 2017 के समय से जब से GST है वो एग्जिस्टेंस में आया है और 2026 तक आप देखिए कि एक सेम पैटर्न है वो देखने के लिए मिला। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ईयर एक्सेप्शन भी है 2020 का। 2020 के समय में क्या हुआ था, कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर में आप देखिए कि रेस्ट्रिक्शन है वो देखने के लिए मिला था। तो 2020 का एक्सेप्शन है, बाकी आपको अप्रैल मंथ में GST कलेक्शन है वो लार्जर मिलेगा। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस मंथ में लार्जर वे में कलेक्शन होता है, कितना कलेक्शन होता है। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि GST जो एग्जिस्टेंस में आया, वन नेशन वन टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेकर प्रेजेंट समय में जो 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वहाँ तक का जो ये जो जर्नी है उसको एक बार हम देखते हैं किसके रिगार्डिंग में है। ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो बेसिकली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में है। बांग्लादेश के साथ में हमने कुछ कॉन्क्लेव्स हैं उनको एक्सचेंज है वो किया था। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एग्जिस्ट करता है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में रीड करें तो ये GST के बारे में है, वन नेशन वन टैक्सेशन कॉन्सेप्ट की वजह से GST को लाया गया था। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया था, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेज को। 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो किसके रिगार्डिंग में है, EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया उसके रिगार्डिंग में। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क आपके लिए ये है कि EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड किया था जब इसको चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस यहाँ पे केस के थ्रू इसको वैलिड है वो किया गया, इसको यहाँ पे लीगलाइज किया गया कि EWS का जो रिजर्वेशन है वो एक बेटर है, यहाँ पे 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है। EWS के अलावा आप देखिए कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में रीड करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो पॉलिटिकल वे के अंदर में रिजर्वेशन हुआ करता है, जो कुछ सीट्स इनका रिजर्व होती हैं लोकसभा इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो उस रिजर्वेशन को एक्सटेंड है वो करता है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो कुछ यहाँ पे नॉमिनेशन का जो एक प्रोविजन हुआ करता था कि स्टेट्स के अंदर में अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर जो है वो एक मेंबर को नॉमिनेट करेगा।
ऐसे ही आप देखिए कि 2 मेंबर्स को नॉमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लोकसभा में एग्जिस्ट करता था, उस प्रोविजन को भी नल कर दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसके बारे में है? स्टेट्स को जो पावर है वो फिर से रिस्टोर करता है, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, सोशल एंड एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने का जो पावर है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज करता है। और 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो बेसिकली वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में है कि आने वाले समय में वुमेन्स के लिए जो कुछ सीट्स हैं उनको रिजर्व कर दिया जाएगा। 33% सीट्स का रिजर्व करने का बात है कहाँ पे? पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। तो जीएसटी के बारे में हमने देखा, जीएसटी के रिगार्डिंग में एक जीएसटी काउंसिल भी हुआ करती है। जीएसटी काउंसिल जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 279A के थ्रू उसको क्रिएट है, वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स एक डैम के अंदर में यहाँ पे एक ट्रेजिडी हुआ है। ट्रेजिडी ये हुआ है कि जो बोर्ड था, जो क्रूज था, वो कम्प्लीटली कोलैप्स होने की वजह से कुछ लोगों का यहाँ पे डेथ भी हुआ है। अब ये जो डैम है वो कहाँ पे है? डैम जो है वो बेसिकली मध्य प्रदेश का जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। डैम का नाम है बरगी। डैम का जो नाम है वो क्या है? बरगी डैम है। बेसिक क्वेश्चन आपको क्या पता होना चाहिए? जब भी हम डैम्स के बारे में रीड करते हैं, बेसिक आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जो डैम्स हैं क्या वो स्टेट लिस्ट में आया करते हैं या आप देखिए कि सेंटर के डोमेन के अंदर में आया करते हैं। स्टूडेंट, डैम्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो स्टेट लिस्ट में आता है, बट अगर इंटर स्टेट यहाँ पे रिवर्स की वजह से वो डैम्स बनते हैं, या आप देखिए कि डैम्स का जो सेफ्टी है, इनका जो सेफ्टी है, इसके रिगार्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ को फ्रेम कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डैम्स के सेफ्टी के लिए लॉ को फ्रेम है वो किया कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो डैम बताया गया है बरगी डैम, ये किस रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है? नर्मदा रिवर के ऊपर में है, जो कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश का जो साउथ ईस्टर्न का पार्ट है, अमरकंटक प्लेट्यू का एरिया है, वहाँ से ये रिवर है वो ओरिजिनेट करती है। अब इसके अंदर में जो भी ट्रेजिडी के रीजन्स रहे होंगे उनको एग्जामिन है वो किया जाएगा। एक जो रिपोर्ट के अंदर में जो इनिशियली रीजन बताया गया है कि सडनली वहाँ पे जो विंड्स हैं वो चलती हैं, जिसकी वजह से वो क्रूज है वो वहाँ पे कोलैप्स किया उस डैम के अंदर में और लोगों का कैजुअलिटी है वो हुआ है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में है कि वो यहाँ पे ईरान के द्वारा जो प्रपोजल सेंड किया गया है कि ईरान ने कहा है कि आप अपना ब्लॉकेज है उसको यहाँ पे रिमूव कीजिए और ईरान और यूएस है वो फ्यूचर के लिए डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो अनसेटिस्फाइड है, उन्होंने कहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है इस प्रपोजल के साथ में। यूएस के प्रेसिडेंट का यहाँ पे बेसिक प्रपोजल यही है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एरिया के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट करे और जो ब्लॉकेज है उसको यूएस के द्वारा जब ही यहाँ पे ओपन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में टीएमसी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है वेस्ट बंगाल में, जिनका लार्जर वे में डोमिनेशन है, और भी कुछ स्टेट्स के अंदर में ये स्टेट पार्टी के रूप से भी रिकॉग्नाइज है। तो टीएमसी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने हाई कोर्ट के वहाँ पे एक पिटीशन फाइल किया था। फिर हाई कोर्ट ने आप देखिए कि एक आर्टिकल को यूज किया, आर्टिकल 329 क्लोज बी को वहाँ पे यूज करते हुए कहा गया कि इलेक्शन के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन है वो नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट आपको इलेक्शन पिटीशन है उसको फाइल करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ है, फाइल किसके रिगार्डिंग में है कि काउंटिंग प्रोसेस के अंदर में सेंट्रल जो एम्प्लॉई है, जो काउंटिंग का जो टेबल होती है काउंटिंग सेंटर के ऊपर में, तो जो सेंट्रल एम्प्लॉई है या पीएसयू का कोई एम्प्लॉई है उसका वहाँ पे उसको वहाँ पे डिप्लॉय है वो किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में टीएमसी ऑब्जेक्ट करता है यहाँ पे और उन्होंने पिटीशन फाइल किया है। अर्जेंट बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इसको हियर भी करेंगे इस पिटीशन को आज के दिन, तो इसको यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर आप देखिए कि जो बेल का जो प्रोसेस है, आपको जेल में जाने से बचाने के लिए बेल यहाँ पे एज ए राइट के रूप से भी अवेलेबल हुआ करती है कि बेल जो है वो तो आपका राइट है, जेल आपको एक्सेप्शन कैटेगरी में सेंड किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल लीडर है उनको एंटीसिपेटरी जो बेल है, अरेस्ट से जो प्रोटेक्ट करता है, उसको यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया गया है। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ के द्वारा कोई पिटीशन जो केस है वो फाइल हुआ था। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स के रिगार्डिंग में ये डिस्कशन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नारकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया जो किसके अंडर में आया करता है? नारकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया, नारकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि आप देखिए कि सॉरी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डोमेन में आता है। अभी उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने कुछ यहाँ पे
जो कोकीन है उसको बेसिकली डेट कोकीन को बेसिकली यहाँ पे कैप्चर किया है। एक जो एक्सेस जो हुआ करता होगा, जो यहाँ पे नेक्सस है उसको बस्ट वो किया गया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको जब आप जीएस पेपर थर्ड को रीड करोगे तो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में मेंशन है। आपको यहाँ पे इंडिया में जो जो ड्रग का जो सप्लाई होता है उसके बारे में टू हॉट स्पॉट्स के बारे में पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में जो सप्लाई होता है इसको डेथ क्रिसेंट या गोल्डन क्रिसेंट है वो भी बोला करते हैं, क्योंकि क्रिसेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। फिर आप देखिए यहाँ पे ट्राइंगल बनता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो ये गोल्डन ट्राइंगल है जिसको कि डेथ ट्राइंगल है वो भी बोला करते हैं। इलेक्शन के अंदर में नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इलेक्शन के बारे में है। इलेक्शन के दौरान में आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं वो हुआ करते हैं। 2014 का जब इलेक्शन था तो उस दौरान में अमेठी नाम का जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इलेक्शन है वो होने वाला था। एक जो पर्सन है जो वहाँ पे इलेक्टर के रूप से रजिस्टर है वो नहीं थे, उनको जाने के लिए कहा गया था। कि आप देखिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शन होते हैं तो नॉर्मल स्टेट को कैरी आउट करने के लिए आउटसाइडर्स पर्सन्स को वहाँ पे कम से कम मूवमेंट हो वहाँ पे उस दौरान में इलेक्शन प्रोसेस में, तो वो लोग हैं वो नहीं गए थे। अब उनको यहाँ पे सम्मन है वो किया गया है 2014 के उस केस के अंदर में कि इलेक्शन के जो कोड्स हैं उसका वायलेशन यहाँ पे हुआ था। अब ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, ये जो पर्सन है, इन्होंने वो पॉलिटिकल पार्टी को भी लीव कर दिया है जिसके रिगार्डिंग उनका ये सम्मन है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि गिग वर्कर्स के बारे में है। गिग वर्कर्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? आपने खुद ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि लास्ट 15 ईयर बिफोर गिग वर्कर्स का जो संख्या है वो काफ़ी कम होता था। प्लेटफॉर्म वर्कर्स का जो संख्या है वो इंक्रीज हुआ है। आने वाले समय के अंदर में ये नंबर्स और भी इंक्रीज करेंगे। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश किया है कि इनका जो डिजिटल ग्रीवेंस पोर्टल है उसको यहाँ पे सेटअप किया जा सके। गिग वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अपना रजिस्टर है वो कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो एनएसओ के द्वारा रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, 80 जो सर्वे यहाँ पे आया था हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि कैसे वो हेल्थ सेक्टर का जो इम्प्रूवमेंट है उसको ये बताता है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें लोग अपने आप को, लोगों के द्वारा जो पोस्ट पेंडेमिक एरा के अंदर में अपने आप को जो इंश्योर्ड है वो किया गया है, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको यहाँ पे बताया गया। बट इसका जो ओवरऑल हमें किस तरीके से इम्प्रूव है वो करना चाहिए। हमें पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल्स का जो कैपेसिटी है उसको और भी स्ट्रेंथन है वो करने का ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे सजेशन है। एवरी टॉपिक के अंदर में सेम सजेशन है कि आपको अपना उस कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करना है। हेल्थ सेक्टर के अंदर में एक्सपेंडिचर है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करना है। पॉइंट्स को ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कि कैसे आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसके रिगार्डिंग में डाटा को बताता है 80 राउंड ऑफ ये सर्वे है उसके द्वारा। फिर लद्दाख के वहाँ पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो विजिट के गए हैं। लद्दाख के जो पीपल्स हैं उनके इम्पोर्टेंस को बताया गया कि आप कैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप से सर्व करते हो। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर जो एरिया है आपका वहाँ पे, और कैसे आप देखिए कि डिफेंस है उसको प्रोवाइड करते हो वहाँ पे। बुद्धिस्ट पूर्णिमा के सेलिब्रेशन के अंदर में भी पार्टिसिपेट किया गया है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का जो कमेंट है वो हमारे रिलेशंस को हार्म है वो नहीं करता है। वो इंडिविजुअल पर्सन का यहाँ पे ओपिनियन हो सकता है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको जानकारी होना चाहिए हमारे बॉर्डर डिस्टेंस के बारे में। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है वर्ल्ड के अंदर में किन्हीं भी दो कंट्रीज के बिटवीन में। सेकेंड आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया के रिगार्डिंग में कोऑपरेशन है वो एग्जिस्ट करता है। चाहे बॉर्डर एरिया के अंदर में बॉर्डर हार्ट को सेटअप करना हो, बॉर्डर एरिया के अंदर में बॉर्डर हार्ट है उसको सेटअप किया जाना हो। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे वेज हैं जिसके थ्रू मूवमेंट है वो भी एग्जिस्ट करता है। जब बांग्लादेश डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हुआ करता है तो इंडिया उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चाहे सपोर्ट इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली जो डीजल का उनके वहाँ पे डीजल एंड पेट्रोल का जो क्राइसिस हुआ था उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करना हो। रूपपुर नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में भी है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो इंडिया और रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन करते हुए इंडिया उसको टेक्निकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा। तो वो भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, कुकी एंड जो कम्युनिटीज हैं उनके डिस्कशन के बारे में है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है कि डायलॉग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है।
अब जो मणिपुर का गवर्नमेंट है वो कुकी एंड जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ में डिस्कशन है उसको कैरी आउट करेगा। सेडिशन केस के बारे में है कि जो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है वो सेडिशन का पार्ट है, वो नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया। सेडिशन आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कॉलोनियल हिस्ट्री है, सेडिशन का जो हिस्ट्री है वो कॉलोनियल है। अभी तो इसका जो जो आईपीसी है उसको आप देखिए कि भारतीय न्याय संहिता के रूप से एग्जिस्ट आया है। आईपीसी के अंदर में जो सेक्शन 124A है जिसके अंदर में सेडिशन के बारे में मेंशन है वो किया जाता था। हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो समय है उसमें आप रीड करोगे कि फर्स्ट जो पर्सन है उनका नाम है जोगेंद्र चंद्र बोस। जोगेंद्र चंद्र बोस हैं। इन पर्सन को फर्स्ट टाइम सेडिशन के अंदर में चार्ज है वो किया गया था, क्योंकि इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल के अंदर में जो एज को इंक्रीज करने का जो डिसीजन था उसको क्रिटिसाइज है वो किया गया था इनके द्वारा एक राइटिंग के अंदर में, एक न्यूज़पेपर में इनका राइटिंग था। फिर आप देखिए कि हमारे जो लोकमान्य तिलक साहब हैं उनके अगेंस्ट में तो 2 टाइम्स सेडिशन का चार्ज है वो लगता है। एक उनके अगेंस्ट में जो चार्ज लगता है तिलक साहब के अगेंस्ट में 1897 के समय में था, 1897 के समय में था। फिर आप देखिए कि जो सेकंड चार्ज लगता है वो 1908 के समय में है, तो 2 टाइम्स इनके अगेंस्ट में चार्ज लगा था। गांधी के अगेंस्ट में भी जो सेडिशन है वो लगता है, एम के गांधी के अगेंस्ट में सेडिशन लगता है जब यंग इंडिया के अंदर में उन्होंने कुछ लिखा था 1922 के समय में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे अलग अलग लीडर्स हैं जिनको कि चार्ज किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद में केदारनाथ एक जजमेंट है जिसमें बताया गया कि रेयरेस्ट केस के अंदर में ही इसको लगाना चाहिए। आप देखिए कि गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म है वो यहाँ पे सेडिशन का पॉइंट है वो नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन है जिसमें 48% ऐसी फर्म्स हैं जहाँ पे वुमेन जो मैनेजर है उनका प्रेजेंस नहीं है, तो वुमेन्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होना चाहिए। इसका एक डिमांड भी है, चाहे वो बिजनेस एरिया के अंदर में हो या किसी भी एरिया में, तो हमारा वुमेन्स का जो बिजनेस एंड एवरी सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है। आईएमएफ के फॉर्मर एक चीफ हुआ करते थे क्रिस्टा लिगार्डे, उनका एक स्टेटमेंट था कि वुमेन्स का अगर इंडिया में पार्टिसिपेशन है वो अगर इंक्रीज होता है, लार्जर नंबर्स में इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल हमारा जो जीडीपी है वो भी यहाँ पे इंक्रीज है वो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के बारे में है। प्रेजेंट समय में लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो कितना एग्जिस्ट करता है हमारे कंट्री के अंदर में। फिर आप देखिए कि गवर्नमेंट का यहाँ पे एक डिमांड है कि सोलार कैपेसिटी है उसको आप लार्जर वे के अंदर में यूज कीजिए। अल्नीनो का कंडीशन है जिसमें मानसून में डिस्टरबेंस रहेगा, समर है वो अपने पीक के ऊपर में है, पावर का डिमांड है वो भी अपना इंक्रीज है वो करेगा। तो आपको यहाँ पे कोशिश ये करना है कि सोलार कैपेसिटी है उसको आप यूज कर सको। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है वो भी यहाँ पे चलाया गया है सोलार पैनल्स के लिए, सोलार को रूफ टॉप के ऊपर में हाउस होल्ड्स के वहाँ पे लगाया जा सके। फिर आप देखिए कि खैबर पख्तूनवा का जो एरिया है जो कि पाकिस्तान के वहाँ पे है, उसमें मिलिटेंट पर्सनस को पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेज ने एलिमिनेट है वो किया गया। काफ़ी बार ये जो जो एरियाज है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, ये न्यूज़ में हुआ है वो करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के जो जो लीडर हैं उनका स्टेटमेंट है कि फ्रांस और ब्रिटेन का जो प्रपोजल है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है यूएस का प्रपोजल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराने के रिगार्डिंग में। तो इससे क्वेश्चन बनना है वो डिफ़िकल्ट है, कोई क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा। फिर आप देखिए कि साउथ सूडान के बारे में है जो कि अफ्रीकन कंट्री है। साउथ सूडान कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से वो न्यूज़ में है। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे एक प्रपोजल आया कि पीस कीपिंग फोर्स को साउथ सूडान के वहाँ पे भेजा जाए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आप देखिए कि प्रपोजल को अलाउ है वो किया है। 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसके फेवर के अंदर में वोटिंग है वो किया है पीस कीपिंग फोर्सेज के लिए। यूएनएससी के अंदर में कितने मेंबर होते हैं? 5 जो मेंबर हैं जिनको तो वीटो पावर वहाँ पे दिया गया है। 10 नॉन परमानेंट बेसिस के ऊपर में आप देखिए कि जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं। 2 ईयर का इनका टेन्योर हुआ करता है। इंडिया मल्टीपल टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबर है वो बना है, पर परमानेंट मेंबर के लिए इंडिया का एक डिमांड है कि यूएनएससी को रिफॉर्म किया जाए। G4 के जो कंट्री हैं वो डिमांड करते हैं, जिसमें इंडिया है, जापान है, ब्राज़ील है और इसके अलावा जर्मनी है। ये 4 कंट्री हैं जिनका डिमांड होता है कि यूएनएससी को रिफॉर्म किया जाए, मोर परमानेंट मेंबरशिप है वो यहाँ पे दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे यूएनएससी के बारे में और पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में जो मेंशन किया गया है। पीस कीपिंग फोर्सेज को आप देखिए कि ब्लू हेलमेट के रूप से जाना करते हैं, ब्लू कलर का उनका हेलमेट होता है।
काफ़ी सारे कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया भी आप देखिए कि टॉप कंट्रीब्यूटर के रूप से इंडिया एग्जिस्ट करता है। इंडिया है, बांग्लादेश है, इथोपिया है, नेपाल है, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो टॉप कंट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर में। फिर आप देखिए कि टर्की के वहाँ पे प्रोटेस्ट के बारे में है, लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया तो उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने अपना जो वेपन्स है उनको यूज किया होगा। मई डे के रिगार्डिंग में वहाँ पे प्रोटेस्ट था। इजराइल के अंदर में जो डेथ पेनल्टी का जो लॉ है वो रेशियल बेसिस के ऊपर में है। ये यूएन इसको ऑब्जर्व करता है कि इजराइल का जो डेथ पेनल्टी लॉ है वो एक यहाँ पे रेशियल बाइस है उसको क्रिएट करता है। फिर ताइवान का यहाँ पे स्टेटमेंट है चाइना के रिगार्डिंग में। ताइवान ने अपना कंसर्न है उसको रेज किया है चाइना के जो रिसेंट स्टेप्स हैं उनके रिगार्डिंग में। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको यहाँ पे शो किया गया जो कि 1979 के समय में ईरानियन रिवोल्यूशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आए थे। फिर ये जो सेकेंड नंबर के ऊपर सुप्रीम लीडर हैं जिनको कि अभी यूएस और इजराइल के उस अटैक के अंदर में असैसिनेट है वो कर दिया गया था। फिर क्यूबा के ऊपर में जो मोर सैंक्शन है वो लगाए गए हैं यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा। अगर आप यूएस का जो मैप को देखोगे तो सपोज करना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो मैक्सिको का गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे यूएस का जो एक जो एक्सटेंशन है जिसको कि हम फ्लोरिडा पेनिनसुला के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि क्यूबा है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे मैक्सिको का जो युकाटन पेनिनसुला है तो इसको युकाटन चैनल बोलते हैं, इसको फ्लोरिडा स्ट्रेट बोला करते हैं, जो इसको कनेक्ट करते हैं मैक्सिकन गल्फ को अरेबियन सी के साथ में, अटलांटिक ओशियन के साथ में इसको कनेक्ट जो कैरेबियन सी के साथ में, अरेबियन नहीं है कैरेबियन है, कैरेबियन सी के साथ में, और इसको कनेक्ट करते हैं अटलांटिक ओशियन के साथ में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में, फ्लोरिडा जो पेनिनसुला है, युकाटन चैनल है, उन सभी के बारे में। यूक्रेन के द्वारा कहा गया कि रसिया का जो ब्लैक सी का एरिया है, रसिया का जो ब्लैक सी का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि उनका एक रिफाइनरी एग्जिस्ट करता था, एक ऑयल टर्मिनल एग्जिस्ट करता था जिसको कि टुआप्से के नाम से जानते हैं। तो उसको अटैक किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि ब्लैक सी के अंदर में रसिया का ये जो ऑयल टर्मिनल है उसको उन्होंने अटैक किया है यहाँ पे। अब आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ब्लैक सी के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ब्लैक सी है वो सिचुएटेड है, इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में यूक्रेन है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में यूक्रेन है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो पेनिनसुलर रीजन है उसको हम किस नाम से जाना करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है जिसको कि सी ऑफ अजोव के नाम से जानते हैं, सी ऑफ अजोव है, सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ में जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसको कर्च स्ट्रेट है वो बोला करते हैं। कर्च स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ में। फिर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस एरिया में जो है वो रसिया का प्रेजेंस है, रसिया यहाँ पे है। इस एरिया के अंदर में जॉर्जिया है, इस एरिया में जॉर्जिया है। सदर्न पार्ट के अंदर में टर्की है, सदर्न पार्ट में टर्की है। फिर बुल्गारिया और रोमानिया नाम के दो कंट्री हैं जो कि यूक्रेन के नाइबर यहाँ पे हैं, तो वो भी अपना एरिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, वो भी अपना एरिया है वो शेयर करते हैं ब्लैक सी के साथ में। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जॉर्जिया का एक रीजन है, जॉर्जिया का एक रीजन है जिसको कि रसिया ने 2008 के समय ही अपना कंट्रोल के अंदर में लिया था। तो उस रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। जॉर्जिया का एक रीजन है जो कि रसिया के कंट्रोल में है, 2007 में उसको उन्होंने कंट्रोल किया था, क्योंकि आप देखिए कि ब्लैक सी को अपना एक्सेसिबिलिटी वो इंश्योर करना चाहते थे। ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है जो कि अजोव और जो ब्लैक सी के बिटवीन में है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो कर्च स्ट्रेट है। तो ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है इसको भी आप देखिए कि रसिया ने इसी वजह से अनेक्स किया था कि ब्लैक सी में अपना जो एक्सपोर्ट है वो लार्जर वे के अंदर में वो कर सकें, क्योंकि उसके नॉर्दर्न पार्ट के एरियाज हैं वो विंटर के समय में फ्रीज होते हैं और इस एरिया से अपना एक्सप्लोरेशन वो एक्सपोर्ट है वो कर सकें। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।